साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, अरे कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। लेकिन उसे मिटा करके खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू दोस्तों। यह कमेंट स्नेहा जी के माध्यम से आता है और उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी का कमेंट का वेट रहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, एक बात सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। तो दोस्तों हम लोग आज चलेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में सिलेबस को बता दिया हूँ कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहेगा और किस प्रकार से हम अपने सिलेबस की ओर तत्पर रहेंगे, और उसी के माध्यम से हम अपने सिलेबस की ओर तत्पर रहने के माध्यम से हम आज हाजिर हो चुका हूँ और लेकर आज आ गया हूँ। आज हमारा पर्यावरण का सब्जेक्ट है। देखिए पर्यावरण से 2-3 क्लास हम लोग देखेंगे और पर्यावरण एकदम टनाटन हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखेंगे फ्लोरा एंड फौना, और जिस प्रकार से हमारा सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते चले जाएंगे और देखेंगे एक बार कि हमें एक प्रकार से कह सकते हैं करंट अफेयर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसी माध्यम से हम लोग आज लेकर आए हैं पर्यावरण, और पर्यावरण को हम लोग देखेंगे समझेंगे। और हालांकि आज की क्लास में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसके अलावा हम आगे देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और ज़रूर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा और यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम आज चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण बेसिकली हम लोग पर्यावरण का बहुत अधिक दोहन कर रहे थे और पर्यावरण को दोहन करने से हमारी जो कह सकते हैं आने वाली स्थितियां हैं वो बहुत अधिक कह सकते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। उसी के संदर्भ में एक UNEP यहाँ पर देख सकते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल ऑफ प्रोग्राम ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से बैठक किया और उस बैठक में कह सकते हैं उस बैठक को 1974 ईस्वी में बैठक हुआ और कौन सा दिन था, तो 5 जून का दिन था। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो UNEP ने एक प्रकार से संयुक्त संगठन किया और कहा कि हम पर्यावरण को यदि नहीं बचाएंगे तो आने वाली स्थितियां, आने वाली पीढ़ियां बहुत कठिन सामना कर सकती है, सामना कर सकती हैं। तो उसी से हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो पर्यावरण की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा, बहुत से दोस्तों को मालूम होगा कि पर्यावरण क्या है, लेकिन हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आवरण होता है। अब परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ, यानी कि जो हमारे आसपास में दिखाई देता है चारों तरफ से घिरा हुआ, वही पर्यावरण होता है। यानी कि हम लोग जब देखते हैं तो हमको एक प्रकार से चाहे जहाँ भी रहते हैं हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पर्यावरण है वो चारों ओर से बादलों से घिरा हुआ नजर दिखाई देती है, तो वही हमारी क्या हो गई, पर्यावरण। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, UNEP ने 1974 ईस्वी में 5 जून को बैठक करती है और उसी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब देखिए जो हमारे पर्यावरण है, पर्यावरण 2 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बात है, एक तो है जैविक घटक और एक क्या है, अजैविक घटक। अब जैविक घटक में हम लोग बात करते हैं, जैसे पर्यावरण हमारा जैविक और अजैविक दोनों को मिलाकर के हमारा क्या है, पर्यावरण है। अब देखिए जैविक जो है, जैविक में जंतु होते हैं और वनस्पति होते हैं। जैविक में क्या होते हैं, जंतु होते हैं और वनस्पति होते हैं, जिसे हम जंतु को फौना कहते हैं और वनस्पति को फ्लोरा कहते हैं। ये पार्ट बेसिकली हम अगले कह सकते हैं अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि फ्लोरा फौना क्या होते हैं, जिसे वन एवं वन्य जीव के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में तो हम लोग देखा जंतु और वनस्पति, और अजैव घटक में क्या होते हैं, स्थल और वायु जल। अब ये सब मिला करके कह सकते हैं ये जब तीनों रहेंगे तभी हमारा क्या होगा, जैव घटक निर्भर करेगा। लेकिन इसमें सबसे यदि हम बात करते हैं सबसे प्रमुख स्रोत का, तो प्रमुख स्रोत हमारा क्या है, सूर्य है। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र कौन है, तो ऊर्जा का केंद्र है सूर्य है। यानी कि इसी ऊर्जा के केंद्र की वजह से हमारा जैविक और अजैविक घटक दोनों
दोनों निर्भर हैं और वह किस प्रकार से हैं, जैविक यानी कि हमारा पर्यावरण से किस प्रकार से निर्भर हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो है सूर्य है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि जैविक घटक के प्रकार, जैविक घटक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए बेसिकली जैसे कोई भी कंपनी होती है तो एक कंपनी होती है और एक उसका क्या होता है, उपभोक्ता होता है, सॉरी कह सकते हैं कि दुकानदार हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, कबाड़ी, जो जैसे कि कोई भी सामान खराब हो गया तो कबाड़ी पुनः लेकर के जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, उत्पादन हो गया और उपभोक्ता हो गया और अपघटन करता हो गया। और उत्पादक क्या करता है कि कोई भी सामान को, या फिर कह सकते हैं उत्पादन, या कोई भी सामान को उत्पादित करता है, और उपभोक्ता क्या करता है, उस सामान को बिक्री करता है, और अपघटन करता क्या करता है, कबाड़ी खाना, जैसे कबाड़ में जो लोग रहते हैं वही, तो कबाड़ खाना यानी कि यहाँ फिर कह सकते हैं अपघटन करता है। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटन करता है। अब देखिए उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन क्या है, तो सबसे बड़ा उत्पादन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा क्या है, सबसे बड़ा उत्पादन है, यानी कि सबसे उत्पादन में कौन सा है, पेड़ पौधा। अब देखिए द्वितीयक में क्या है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में क्या है, उपभोक्ता को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो देखिए जैसे उत्पादन हो गया, अब उत्पादक में क्या हो गया, पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा को क्या करेंगे, बकरी, हिरण, इस प्रकार के जो कुछ भी छोटे छोटे जीव हैं उसको खाएंगे, यानी कि उपभोग करेंगे। अब उपभोग करने के पश्चात में जो कुछ भी बच जाता है, जैसे भालू, बाघ, शेर, ये सब बच गया, अब इसको क्या करेंगे, फिर अपघटनकर्ता के रूप में यानी छोटे छोटे जीवाणुओं तोड़ेंगे, और फिर यह जीवाणु जैसे कि अपघटनकर्ता मैंने छोटे छोटे जीवाणुओं में तोड़ लिए, तो फिर यह जीवाणुओं का कह सकते हैं उपयोग पेड़ पौधा करेंगे, तो फिर पेड़ पौधा को प्राथमिक यानी कि उपभोक्ता करेंगे। इस प्रकार से एक प्रकार से जो साइकिल बना है यही क्या है, हमारा कह सकते हैं जैव घटक है, यानी कि यही क्या है, हमारा जैव घटक है। अब उपभोक्ता में हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कौन है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में वह है कि जो हमारे पेड़ पौधे से डायरेक्ट अपनी भोजन को प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में पेड़ पौधे हो गए, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए, बकरी हो गया, हिरण हो गया, टिड्डा हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। आप पूछोगे कैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, क्योंकि यह पेड़ पौधों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे, तो द्वितीयक उपभोक्ता वे होंगे कि जो इसको खाएंगे, यानी कि टिड्डा को, बकरी को, हिरण को खाएंगे, उसको द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो जो हमारी छिपकली हो गई, बिल्ली हो गई, उल्लू हो गया, यानी छिपकली से छोटे छोटे टिड्डाओं को खाते हैं, तो ये हमारी द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट तृतीयक उपभोक्ता में। तो तृतीयक उपभोक्ता में जैसे हो गया भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, ये जैसे बिल्ली हो गया, उल्लू हो गया, ये सब, और बकरी हो गया, ये सब को खाते हैं, तो क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम तृतीयक उपभोक्ता बता दिए तो तृतीयक उपभोक्ता ही रहेंगे, वह द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं, इस प्रकार से। अब जो चतुर्थक उपभोक्ता हो गए वो हो गए भालू हो गए, बाघ हो गए, शेर हो गए। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर पूरा। अब जब बाघ, शेर, अब जो भालू हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब जो बच गए, अब उनको क्या करेंगे, जीवाणु छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वही छोटे छोटे पार्ट फिर पेड़ पौधे के रूप में कह सकते हैं पेड़ पौधा अपना उससे अस्तित्व जमाते रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि इस प्रकार से जो कुछ भी सिद्धांत हुआ, इस सिद्धांत के विषय में लिंडनमैन का सिद्धांत एक बहुत अधिक प्रख्यात है। अब लिंडनमैन का सिद्धांत क्या है, तो लिंडनमैन का सिद्धांत है 10% ऊर्जा रूपांतरण, 10% ऊर्जा रूपांतरण। अब आपको सोचने में आश्चर्य होगा कि जो हम लोग खाते पीते हैं, कह सकते हैं जो पेड़ पौधा है, अब पेड़ पौधा से जो कुछ भी ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये उपभोग करेंगे, तो पेड़ पौधा से जितनी भी ऊर्जा रहेगी उसका 10% ही ऊर्जा इनको मिलेगा। जैसे कि पेड़ पौधा में हमारे 100% ऊर्जा है, तो 100% ऊर्जा है तो 90% ऊर्जा वेस्ट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा किसको, प्राथमिक उपभोक्ता के विषय में। इनको केवल 10% ऊर्जा ही इससे मिलेगा, और जब ये मतलब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करेंगे तो इनको केवल 10% ही मिलेगा, इनको 90% मुक्त हो जाएगा। ये कौन सा है, वो 10% ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत किससे है, लिंडनमैन से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 10% ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो है लिंडनमैन का सिद्धांत, लिंडनमैन के द्वारा दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा हम अपनी समझ को मजबूत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं उपस्थिति, यानी कि पृथ्वी पर उपस्थिति कौन किसका कितना है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं वायु में गैस की, यानी जैसे हमारी वायु है उसमें गैस की उपस्थिति कितनी % है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं
कि हमारी जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना हम 4 पॉइंट को यहाँ पर नोटिस पॉइंट किए हैं। देखिए क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है सबसे 78% हमारे वायुमंडल में कह सकते हैं गैस में पाई जाती है। वायु में 78% क्या है नाइट्रोजन ही पाई जाती है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन तो इस समय 21% है, लेकिन यदि हम बात करते हैं नए आंकड़े में तो नए आंकड़े में 20.95 यानी कि टोटल 0.5% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 0.5% घटा है पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को। अब आगे हम चलते हैं आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन की मात्रा हमारे पर्यावरण में 0.9% ऑक्सीजन आर्गन की मात्रा है। अब आगे चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपको मालूम होगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो यह फर्स्ट से 3-4 आपको याद करना होगा, जिससे कि नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 21%, लेकिन यदि हम नए आंकड़े की बात करें तो 20.95% और फिर आर्गन की 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% इतना है। अब देखिए सबसे इसमें 2-3 क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि जैसे कि हमारी क्या है ये आर्गन है ना, अब पूछेगा कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो वही है आर्गन, यानी कि आर्गन क्या सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाई जाती है। अब आगे चलते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी पर उपस्थित तत्व कौन से पृथ्वी के भूपर्पटी पर उपस्थित है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एक ट्रिक देते हैं कि जैसे पृथ्वी क्या है सबसे ज़्यादा क्या है बालू है, क्या है बालू। अब बालू का सूत्र क्या होता है SiO2। तो आप लोगों को एक मालूम होगा कि O2 क्या है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी के भूप्रकृति पर, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा। उसके बाद में क्या पाया जाएगा सिलिकॉन, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर उसके बाद में एल्युमिनियम और लोहा। तो देखिए ऑक्सीजन 46% और सिलिकॉन 28%, यानी कि 14 दूना के 28 और 14 तियाँ 42, 4 46% इतने पाया जाता है। अब देखिए एल्युमिनियम की जो है एल्युमिनियम 8% पाया जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछता है कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, यही है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितने परसेंट 8% पाई जाती है। पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लोहा सोचते हैं कि यार पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है तो लोहा टिक कर आते हैं, लेकिन लोहा क्या है गलती है। लोहा कौन सा है एल्युमिनियम से नीचे है, धातु में एल्युमिनियम से नीचे है। अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे महंगा धातु कौन सा है, तो फ्रांसियम है। ये एग्जाम में कई बार देखे हैं पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर सोचा कि नोटिस पॉइंट कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगा धातु कौन सा है, फ्रांसियम है। आपसे हमने दिया था क्या क्या कि सबसे महंगा धातु कौन सा है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे महंगा धातु कौन सा है, तो उसमें दिया था सोना, चांदी और फ्रांसियम, हीरा, इतना दिया था। तो बहुत लोग तो महंगा धातु समझ करके सोना को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा महंगा धातु है फ्रांसियम है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ इसमें पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा उपस्थित गैस, ब्रह्मांड में क्या है, हाइड्रोजन है। इसको याद कर लीजिएगा। बस यही था आज का हमारा क्लास। अब आपको कैसा क्लास लगा है, यदि क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे, कौन कौन से पर्यावरण के लिए घातक मुद्दे हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।